आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल ITI अड्डा बाय ललित सर में। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स की सॉल्व पेपर की सीरीज़ में आज है क्लास 7। आज हम देखेंगे NCVT जनवरी 2018 का सेमेस्टर सेकेंड का पेपर। क्वेश्चन नंबर 1, द परसेंटेज ऑफ स्मॉल इंडस्ट्री सेक्टर इज ऑफ होल इंडस्ट्री प्रोडक्शन ऑफ द कंट्री। तो इसका आंसर है लगभग 43 से 45% है, तो इसका आंसर बी सही होगा, आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 2, द रीजन फॉर फेल्यूर ऑफ इंडस्ट्रियलिस्ट आर। किसी भी इंडस्ट्रियलिस्ट जो होता है उसके फेल्यूर का मेन रीज़न क्या होता है? टफ कॉम्पिटिशन, मोर एक्सपेंडिचर मतलब ज़्यादा खर्चा, हाई रेट ऑफ प्रोडक्ट, ज़्यादा पैसे में अपने सामान को बेचना। तो इसका आंसर क्या होगा? ये सभी, ऑप्शन डी, ये सभी। फुल फॉर्म ऑफ DIC इज, DIC क्या होता है? डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मेनी बैंक्स वर नेशनलाइज्ड ऑन 15 अप्रैल 1980। तो मैं आपको बताता हूँ कि 1969 में 14 बैंक्स हुई थी, 14 बैंक हुई थी, और उसके बाद 1980 में जो है 6 बैंक हुई थी। कितनी बैंक हुई थी? 6 बैंक हुई थी। तो आपको ये याद रखना है कि 14 और 6। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा द बैंक वर नेशनलाइज ऑन 1980 में कितनी हुई थी? 6 बैंक हुई थी, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 5, व्हेन वॉज इंडियन फाइनेंशियल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश। तो अब मैं आपको बता देता हूँ, जो इंडियन फाइनेंशियल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है वो 1948 में एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज एस्टेब्लिश्ड एज एन एंसिलरी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडियन रिजर्व। तो पहले जो था, जब ये पेपर हुआ था, तो इसका आंसर था IDBI, लेकिन अभी ये सभी जो हैं, इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। ठीक है। फर्स्ट कॉटन मिल वॉज सेटअप इन, तो आपको बताया था कि इसका आंसर क्या होगा? कोलकाता, है ना, कलकत्ता में हुआ था जो पहला कॉटन मिल इस्टेब्लिश हुआ था, लेकिन वो फेलियर हो गया था उसका। उसके बाद में बॉम्बे में जो है सेकंड हुआ था। तो बॉम्बे डाइन और ये सब जो आप देखते हो वो उसी का ब्रांड है। मेंबर्स इन पार्टनरशिप आर, पार्टनरशिप अगर होगी तो कितने मेंबर होंगे? 2 होंगे या 2 से ज़्यादा होंगे? 2 और मोर देन 2। क्वेश्चन नंबर 9, इंपॉर्टेंट थिंग इन सिलेक्शन ऑफ एन इंडस्ट्री। आप किसी भी इंडस्ट्री के लिए सिलेक्शन करते हो तो कैसे करते हो? डिमांड ऑफ प्रोडक्ट, कैपिटल, नियरेस्ट ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दिस। द मोस्ट डेवलप्ड कंट्री इज, सबसे ज़्यादा जो डेवलप्ड कंट्री है वो कौन सी है? तो वो है नॉर्वे, और नॉर्वे के बाद जो ऑप्शंस आपको अवेलेबल हैं इनमें है स्विट्जरलैंड। विच आर द सडन रिस्क, सडन रिस्क कौन सी है इनमें से? फायर, हाँ। एक्सीडेंट ड्यूरिंग वर्किंग ऑन मशीन, सही बात है। इंजरी, तो ये सभी कैसे हैं? ये सभी सडन रिस्क हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट वॉज एस्टेब्लिश्ड इन। तो जो वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट है वो कब आया था? वो आया था जुलाई 1924 में, जुलाई 1924। अरेंजमेंट ऑफ मस्ट बी अवेलेबल इन इंडस्ट्री इन विच वुमेन्स वर्कर्स एम्प्लॉयड। तो जहाँ महिला कर्मचारी काम करते हैं वहाँ अरेंजमेंट होना चाहिए। किस चीज़ का अरेंजमेंट होना चाहिए? तो क्रेशे का, क्रेशे मतलब जो बच्चों को रखने के लिए जो एक जगह बनाई जाती है, जो एक वार्ड बनाया जाता है, उसका नाम होता है। तो आपको ये भी पता है, इसके बारे में कल भी मैंने बताया था कि जहाँ भी 50 या 50 से ज़्यादा फीमेल वर्कर्स होती हैं वहाँ ये इसका प्रावधान करना जरूरी है, वहाँ क्रेशे का होना जरूरी है। प्रोडक्शन वर्क ड्यू टू स्ट्राइक और लॉकडाउन, लॉकआउट या स्ट्राइक की वजह से जो प्रोडक्शन वर्क है उस पर क्या फ़र्क पड़ता है? तो कॉस्ट इंक्रीज, पैनिक इंक्रीज, फटीग इंक्रीज या स्टॉप्स। तो जो काम है वो क्या हो जाता है? रुक जाता है। अगर प्रॉपर आपने लॉकआउट कर दिया इसका मतलब क्या है? इसका मतलब काम रुक गया। विच ऑफ द फॉलोइंग वन इज पार्ट ऑफ टोटल क्वालिटी कॉस्ट। तो टोटल क्वालिटी कॉस्ट है, उसका पार्ट क्या क्या है? प्रिवेंशन कॉस्ट, हाँ। एवेल्यूशन कॉस्ट, हाँ। फेल्यूर कॉस्ट, हाँ। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग वन इज पार्ट ऑफ टोटल क्वालिटी कॉस्ट। तो टोटल क्वालिटी कॉस्ट का पार्ट क्या है?
टोटल क्वालिटी कॉस्ट का पार्ट क्या है? प्रिवेंशन कॉस्ट, एवेल्यूशन कॉस्ट, फेल्यूर कॉस्ट या ऑल ऑफ दिस? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका भी ऑल ऑफ दिस। बेस्ट प्राइस ऑफ जीरो कॉस्ट, बेस्ट प्राइस ऑफ जीरो कॉस्टेज, इसका क्या मतलब है जीरो कॉस्ट का? जीरो कॉस्ट का मतलब ये है, या बेस्ट प्राइस या जीरो कॉस्ट, इसका मतलब ये है कि आपने जो है मैक्सिमम जो बेटर क्वालिटी थी उसको आपने अचीव कर लिया। तो 16 का क्या होगा? क्वालिटी लीडरशिप, जो आपने बेस्ट क्वालिटी है उसको अचीव कर लिया। क्वालिटी मीन्स जीरो एरर, एज पर रिक्वायरमेंट, मीटिंग द स्टैंडर्ड्स एस्टेब्लिश्ड फॉर द प्रोडक्ट, या बोथ बी एंड सी? तो इसका आंसर क्या होगा? स्टैंडर्ड एस्टेब्लिश्ड जो हैं आपके प्रोडक्ट के लिए, आप उसी का प्रोडक्शन कर रहे हो या आप उतना ही प्रोडक्शन कर पा रहे हो, तो वो क्या होगा? उसका मतलब है क्वालिटी। रिसाइकलिंग द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट, तो रिसाइकलिंग से क्या होता है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट का, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट क्या हो जाती है? डिक्रीज कर जाती है। तो 18 का ए। 80% प्रॉब्लम्स आर फाउंड इन 20% वर्क, दिस कॉन्सेप्ट वॉज गिवन बाय, तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये किसने दिया था? ये परेटो ने दिया था, परेटो ने, है ना, परेटोज प्रिंसिपल है ये, कि जो 80% जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो कहाँ आती हैं? वो 20% काम में ही आती हैं। कंटिन्यूस रिफॉर्म्स प्रोसेस यूजेस PDCA साइकिल, जो कंटिन्यूसली रिफॉर्म हो रही है चीज़ें, तो वो कौन सी साइकिल है? वो कौन सी साइकिल होती है? वो होती है PDCA साइकिल। तो PDCA का पूरा नाम क्या होता है आपको पता है? PDCA का पूरा नाम होता है प्लान, डू, चेक एंड देन एक्ट। इस मतलब कंटिन्यूसली आप ईजी बनाते जाते हो चीज़ों को, और ये एक तरीके से कंटिन्यूस साइकिल है। द एम ऑफ काइजन इज़ टू रिमूव द, तो काइजन का जो एम था वो ये था कि जितनी भी यूजलेस चीज़ें हैं, जैसे कि मैन पावर है या कोई मशीन है या कोई मटेरियल है, तो जितना भी यूजलेस चीज़ें हैं उन सबको हटा देना, जितनी भी चीज़ें वेस्ट हो रही हैं उन सबको हटा देना। तो काइजन इज़ टू रिमूव द यूजलेस आइटम्स। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। हाउ मेनी कंट्रीज आर द मेंबर ऑफ ISO, तो इसका जो मेंबर्स हैं इस वक्त, जो मेंबर्स हैं ISO के, तो वो हैं 164। टोटल जो कंट्रीज़ हैं वो हैं 195, जिसमें से 164 जो हैं ISO के मेंबर्स हैं। तो इसमें से कोई भी ऑप्शन इसमें नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, हैंड प्रोटेक्शन इज डन इन इंडस्ट्रीज थ्रू ग्लव्स। हैंड प्रोटेक्शन के लिए क्या करते हैं? आप ग्लव्स पहन लेते हैं। सजेशंस अंडर काइजन में बी इम्प्लीमेंटेड, तो जो काइजन्स हैं उनके जो सजेशंस हैं वो कब इम्प्लीमेंट होते हैं? तो वो इमीडिएटली जो है उनका इम्प्लीमेंटेशन होता है, इमीडिएटली उनको मानना पड़ता है। लेकिन जो सजेशंस लिए जाते हैं वो कैसे लिए जाते हैं? वो या तो डेली बेसिस पे लिए जाते हैं या वीकली बेसिस पे लिए जाते हैं। एक मीटिंग की जाती है और उस मीटिंग के थ्रू डेली या वीकली आपसे सजेशंस लिए जाते हैं, और जैसे ही सजेशंस लिए जाते हैं उनको इमीडिएटली जो है इम्प्लीमेंट करना होता है। तो 24 का सी। द लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स बाय यूजिंग 5S सिस्टम, जो 5S सिस्टम है उसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या होगा? तो लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या होगा? एफिशिएंसी बढ़ेगी, हाँ बढ़ेगी। सेफ्टी बढ़ेगी, हाँ बढ़ेगी। इंक्रीज इन प्रॉफिट, यस। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दिस। 25 का आंसर क्या होगा? अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक कर लें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।